हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपनी अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने बात की थी एल्कोहल की क्रियाशीलता। अपनी बात चल रही थी एल्कोहल की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। अपन इसमें क्या देख रहे थे? एल्कोहल्स की क्रियाशीलता का क्रम देख रहे थे। ये क्रियाशीलता किस चीज पे डिपेंड करती है? अपन ने बात की थी कि एक तो ये OH बॉन्ड ब्रेकिंग पे, मतलब क्या हुआ इसका? एल्कोहल की क्रियाशीलता या तो OH बॉन्ड ब्रेकिंग से देखी जाती है या किससे देखी जाती है? CO बॉन्ड ब्रेकिंग से देखी जाती है। अपन इसका अलग अलग इसका जो ऑर्डर था 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल, तीनों में इसकी बातें कर ली थी। तो उसमें जो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल में सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, वो ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिसमें OH बॉन्ड के आधार पर अपन क्या देखते हैं? एल्कोहल की क्रियाशीलता देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें अपन ने बात की थी अम्लीय प्रकृति, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। ये अपनी बातें कल हो गई थी। और इसमें सेकंड जो था वो था एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण, एस्ट्रीकरण का मतलब क्या हुआ? एस्ट्रिफिकेशन, जिसमें एस्टर का निर्माण होता हो, एस्टर निर्माण। तो अपनी कल यहाँ तक बात हुई थी। एक तो अपने अम्लीय प्रकृति पढ़ी थी और एक अपने क्या पढ़ा था? एस्ट्रीकरण। इसमें थर्ड जो रिएक्शन आती है जिसमें क्या देते हैं? OH बॉन्ड के आधार पर एल्कोहल की क्रियाशीलता देखते हैं, वो है एसाइलेशन, एसाइलीकरण। एसाइलीकरण रिएक्शन, इसमें भी क्या होता है? OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर एल्कोहल की क्रियाशीलता देखते हैं। फोर्थ जो आती है इसमें वो है बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन, बेंजोइलीकरण। और फिफ्थ जो है इसमें है टोसाइलेशन, टोसाइलेशन, टोसाइलीकरण। और सिक्स्थ जो रिएक्शन इसमें वो थी ब्रोसाइलेशन, ब्रोसाइलेशन। और सेवंथ तो इसमें थी मिसाइलेशन, मिसाइलीकरण। तो ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर हम क्या करते हैं? एल्कोहल की क्रियाशीलता का निर्धारण करते हैं। अब मैं इसी से स्टार्ट करता हूं। इन दोनों की कल बात हो गई थी, एक तो अम्लीय प्रकृति और एक एस्ट्रीकरण, जिसमें एस्टर का निर्माण होता है। इसी से अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये वो रिएक्शंस बाकी हैं अपनी जिसमें क्या होता है? OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर इसकी क्रियाशीलता का निर्धारण होता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसी से, एस्ट्रीकरण से। एस्ट्रीकरण वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं जहां से अपन ने कल छोड़ा था। तो मैंने एस्ट्रीकरण को बताया था कि जब एसिड की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है? एल्कोहल के साथ करवाई जाती है। जब एसिड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एस्ट्रीकरण। मैंने क्या कहा? जब एसिड की अभिक्रिया, मैं कह रहा हूं जब एसिड की अभिक्रिया किसके साथ करवाऊं? एल्कोहल के साथ, तो क्या बनता है? एस्टर, C+OOR प्लस H2O। अपन ने कल इसकी मैकेनिज्म या क्रिया विधि पढ़ ली थी। तो अपन ने क्या कहा था कल मैकेनिज्म में कि ये जो इस ऑक्सीजन का पता करने के लिए, ये जो ऑक्सीजन है इसका पता करने के लिए कि ये जो ऑक्सीजन एल्कोहल की है या एसिड की है, तो अपन ने क्या किया था? इस एल्कोहल वाली ऑक्सीजन को क्या कर दिया था? स्टार्ड ऑक्सीजन। तो ये वही ऑक्सीजन है जो एल्कोहल की है। अपने इसकी मैकेनिज्म कल देख ली थी, जिसमें क्या हुआ था? जब एसिड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ करवाई जाती है, ये क्या है? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड की अभिक्रिया जब एल्कोहल के साथ करवाई तो इससे क्या बनेगा? एस्टर। अब अपन इसी से स्टार्ट करते हैं। मैं बात करता हूं एसिड की। एसिड क्या होता है? एसिड का मतलब
सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें मैं जब एक इस OH ग्रुप को हटा दूं माइनस OH, इस ग्रुप को, माइनस का मतलब क्या हो गया, इसको मैंने हटा दिया, इस OH ग्रुप की जगह मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं L, कोई भी मैंने L ग्रुप लिया, अगर मैं यहाँ पे L ग्रुप लगा दूं R C डबल बॉन्ड O L, OH की जगह मैंने क्या लगा दिया L ग्रुप, तो ये इसको क्या बोलेंगे अपन, ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ये क्या है एसिड, मतलब इसको अपन ने किससे बनाया है कार्बोक्सिलिक अम्ल से, तो ये क्या हो जाएगा अम्ल का व्युत्पन्न, अम्ल का व्युत्पन्न, अम्ल से ही उत्पन्न हुआ है। मतलब क्या हुआ, जब OH की जगह मैंने L ग्रुप को लगाया तो ये क्या हुआ अम्ल का व्युत्पन्न, इसको क्या बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, इसका अम्ल से इसका निर्माण हुआ है। इस L ग्रुप मैंने क्या जोड़ा अभी, ये L ग्रुप, इस L की जगह यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, वो कौन कौन से व्युत्पन्न है अम्ल के, जिसमें इसमें क्या आता है वेरिएशन आता है। तो L की जगह मैं बात करूं, L बराबर क्या क्या हो सकता है, एक तो मैं बात करता हूं हेलोजन्स की, यहाँ पे हेलोजन हो सकते हैं। L की जगह क्या हो सकता है X, X में भी क्या क्या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो सकते हैं। और कौन कौन से ग्रुप हैं यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे मैं बात करूं OR की, जैसे मैं बात करूं NH2 की, जैसे मैं बात करूं OC डबल बॉन्ड OR, ये वो ग्रुप्स हैं जो क्या क्या शो करेंगे कि अम्ल के व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो अगर L की जगह X हो, यहाँ पे अगर मैं X हो तो उसको क्या बोलेंगे एसिड हैलाइड्स, इसको क्या बोलेंगे एसिड हैलाइड्स, एसिड हैलाइड्स। अगर L की जगह OR हो तो उसको क्या बोलेंगे एस्टर, एस्टर। अगर L की जगह NH2 हो तो उसको क्या बोलेंगे एमाइड, एमाइड। अगर इस L की जगह ये OC डबल बॉन्ड OR ग्रुप हो तो इसको क्या बोलेंगे एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो अपने बात की एसिड डेरिवेटिव्स की, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से ये इसके उत्पन्न हो गई, जिसमें OH ग्रुप को हटा के अपने L ग्रुप, L की जगह क्या क्या हो सकता है ये मैंने समझा दिया। अब अपन बात करते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं अम्ल के व्युत्पन्न। ये कौन सी रिएक्शन देंगे, इससे क्या होगा। अपन बात करते हैं सबसे पहले किसकी, एसिड डेरिवेटिव्स की, जिसमें मैं ले लेता हूं RC डबल बॉन्ड OL। ये क्या है एसिड व्युत्पन्न या एसिड डेरिवेटिव, अम्ल व्युत्पन्न, एसिड डेरिवेटिव्स। अब ये क्या क्या कौन सी रिएक्शन शो करेंगे वो अपन इसकी बातें करते हैं। तो जो अम्ल के व्युत्पन्न है, अम्ल व्युत्पन्न, ये जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, ये एसिड डेरिवेटिव्स क्या करते हैं, इसकी तरह, इसकी नेचर क्या होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह भांति व्यवहार करते हैं। तो इसमें वो कौन सी साइट है जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करती है। तो सबसे पहले अपन ने क्या बताया कि इसमें ये जो एसिड डेरिवेटिव्स है ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव करते हैं। तो ये जो कार्बन है, इसमें ये जो कार्बन है, ये कार्बन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट की तरह। इलेक्ट्रोफिलिक साइट इसमें क्या है कार्बन। अब अपन बात करते हैं इसमें, जब कोई न्यूक्लियोफाइल
यहाँ पे जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, वो कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक करेगा। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन यू प्लस एल माइनस, यानी यहाँ से जो एल था, जो एल ग्रुप था वो इजीली यहाँ से निकल जाएगा और जो अपन ने किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया इस कार्बन पे, वो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसकी रिएक्शन कौन सी होगी, जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और इस एल ग्रुप की जगह दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया, इसको कौन सी मैकेनिज्म बोलते हैं, SN2AE मैकेनिज्म, SN2AE मैकेनिज्म। अब इसके नाम से पता नहीं लग रहा अपने को, इसकी क्रियाविधि में समझ में आएगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एडिशन विद एलिमिनेशन स्टेप, ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जिसके अंदर ये प्रोसेस कंप्लीटली होती है। इसकी क्रियाविधि से अपन इसको समझते हैं। तो एसिड और एसिड डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन देते हैं, SN2AE मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, जिसके अंदर क्या होता है, एसिड व्युत्पन्न किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करके RC डबल बॉन्ड NU का निर्माण करते हैं और ये जो L है ये ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। तो अपन इसको समझने के लिए इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं, जिसको अपन इजीली समझ में आ जाएगा। तो एक तो मैंने इसमें बात कही कि जो एसिड हैलाइड्स या एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक साइट होती है इनके पास। तो एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेंगे। तो फिर अब इसकी क्या करते हैं, क्रियाविधि का अध्ययन कर लेते हैं। क्रियाविधि में अपने को देखते हैं कि किस तरीके से ये जो रिएक्शन हो रही थी वो किसके थ्रू हो रही है, SN2AE मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है। मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया विद किसके साथ है, योगात्मक विलोपन पद के साथ किस तरीके से होगी अपन इसकी बात करते हैं। तो मैंने क्या लिखा पहले, एसिड डेरिवेटिव RC डबल बॉन्ड OL, ये क्या है, अम्ल व्युत्पन्न। जब मैंने इसके साथ ये क्या करेगा, पहले किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करेगा। जब किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक ये किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अम्ल व्युत्पन्न किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब अपन इसके दौरान क्या बन रहा है, जब न्यूक्लियोफाइल ने किसी इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल जब किसी इलेक्ट्रोफिलिक साइट के साथ जुड़ जाता है तो उसके बाद क्या बनेगा, RCO माइनस, ये L और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जुड़ गया, ये बन गया। तो किसी इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक, तो उसको क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक पद। ऐसा पद जिसके अंदर किसी इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया, अभी तक किसी भी ग्रुप का विलोपन या कोई भी ग्रुप बाहर नहीं निकला है। अभी क्या हुआ है, सिंपल जब न्यूक्लियोफाइल ने किसी इलेक्ट्रोफिलिक साइट के साथ अभी ऐड हुआ है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जुड़ गया, तो इसको कौन सा पद बोलते हैं, योगात्मक पद। अब अपन बात करते हैं इसकी, जब ये आगे रिएक्शन करेगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अपन क्रियाविधि पढ़ रहे हैं तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे आएगा और लिविंग ग्रुप क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये जो L था, L ग्रुप, ये बाहर निकल जाएगा। इस तरीके की इसकी क्रियाविधि होती है। इसमें क्या होगा, क्या बनेगा, वो इसकी बात करते हैं अपन। RC डबल बॉन्ड O और ये न्यूक्लियोफाइल, ये अपना उत्पाद प्राप्त होता है। तो क्या होता है, जब अम्ल व्युत्पन्न की अभिक्रिया किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ होती है तो इसमें L है वो निकल जाता है और न्यूक्लियोफाइल उसके साथ एज ए प्रोडक्ट में
अपने को प्राप्त हो जाता है। तो इस यहाँ पे प्लस L माइनस, यहाँ पे इस पद में क्या हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि जो L था, L ग्रुप का निकलना और इस कंपाउंड का बनना, मतलब किसी ग्रुप का निकलना, यहाँ से किसी ग्रुप का क्या हुआ है, विलोपन हुआ है, किसी L ग्रुप का यहाँ पे विलोपन हुआ है। तो इस पद को क्या बोलते हैं, विलोपन पद। विलोपन पद ये एक ऐसा स्टेप है जिसके अंदर किसी ग्रुप का बाहर निकलना पॉसिबल हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे, विलोपन पद। विलोपन पद मतलब एलिमिनेशन स्टेप, एलिमिनेशन स्टेप। और यहाँ पे क्या हुआ था, जब न्यूक्लियोफाइल ने किसी इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट के साथ जुड़ गया था। जुड़ने का मतलब क्या हुआ, योगात्मक पद। योगात्मक पद को क्या बोलते हैं, और एडिशन स्टेप। एडिशन स्टेप, एडिशन स्टेप और एलिमिनेशन स्टेप, दो तरीके के स्टेप हो गए इसमें। जिसमें अपने बात की कि एसिड हैलाइड्स ने न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करके ये बना लिया। अब अपन बात करते हैं कि अपन ने जो मैकेनिज्म की बात की थी कि कौन सी मैकेनिज्म हो रही थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। किस तरीके से है, मैं बात करता हूँ इस एसिड व्युत्पन्न की। इस एसिड व्युत्पन्न को देखना और प्रोडक्ट को देखना। ये अपना प्रोडक्ट था और ये अपना स्टार्टिंग मटेरियल था। तो अपन ने क्या क्या देखा कि RC डबल बॉन्ड O, ये L, ये अपना तो स्टार्टिंग मटेरियल था। और क्या बना, जब न्यूक्लियोफाइल ने इसके साथ अटैक किया तो बना क्या, RC डबल बॉन्ड O और न्यूक्लियोफाइल। तो इस एसिड व्युत्पन्न ने इस तरीके की रिएक्शन शो की जिसके अंदर ये जो L ग्रुप है ये यहाँ से निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब एक ऐसी स्पीसीज की जगह जो नेगेटिव चार्ज स्पीसी जब बाहर निकलेगी और उसी की जगह कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसी आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी स्पीसीज जाए और उसी चार्ज वाला कोई नया स्पीसीज वहां पे अटैक कर जाए। तो यहाँ पे L की जगह कोई दूसरा जिसपे नेगेटिव चार्ज था उसी तरीके की कोई क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे इस लिविंग ग्रुप को निकाल दिया। तो इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या हुई, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब हो गया किसी न्यूक्लियोफाइल ने एक ग्रुप को निकाल के उसकी जगह खुद ले ली तो उसको क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो मैं बात कर रहा था एसिड डेरिवेटिव्स की। एसिड डेरिवेटिव ने ये एज अपना स्टार्टिंग था और प्रोडक्ट में अपने को ये मिला। तो इस मैकेनिज्म के दौरान इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद का मतलब क्या हुआ, ऐसी रिएक्शन में कौन कौन से पद है जिसके अंदर ये रिएक्शन या क्रिया विधि संपन्न हुई है। सबसे पहला जो स्टेप था वो कौन सा था, अपना एडिशन स्टेप। उसके बाद जो स्टेप था वो कौन सा था, एलिमिनेशन स्टेप। तो एडिशन स्टेप मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एडिशन, और उसके बाद क्या हुआ, एलिमिनेशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, SN2AE मैकेनिज्म, SN2AE मैकेनिज्म। तो एसिड अम्लीय व्युत्पन्न है वो उनकी मैकेनिज्म कौन सी शो करते हैं, SN2AE। इस 2 का मतलब क्या है, ये 2, इस 2 का मतलब क्या है ये अपन समझ लेते हैं। ये तो अपने को समझ में आ गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एडिशन और एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन, ये अपने इसको अंदर समझ लिया। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई और इसमें एडिशन और एलिमिनेशन स्टेप के थ्रू होती है। तो इसको अपने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एडिशन एंड एलिमिनेशन। अब इस 2 का मतलब क्या है वो अपन देख लेते हैं। इस 2 का मतलब क्या है, 2 जब भी किसी
क्रिया विधि में अपन बात करते हैं तो ये पद कौन सा होगा, इसमें जो एसिड जो अम्ल व्युत्पन्न की जो क्रिया विधि है तो इसमें ये कौन सा पद होगा, जो योगात्मक पद है उसको क्या बोला जाता है, दर निर्धारक पद। दर निर्धारक पद, दर निर्धारक पद का मतलब क्या हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। RDS ये अपन काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा पद जो क्या होता है, बिल्कुल स्लो होता है, स्लो बिल्कुल धीरे होता है। ये प्रोसेस योगात्मक पद वाली जो प्रोसेस है, न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, बिल्कुल धीरे धीरे होगी। और ये जो विलोपन वाला पद है, विलोपन या एलिमिनेशन स्टेप है, ये क्या होगी, फास्ट। ये जो पद है या स्टेप है ये क्या होगा, फास्ट होगा। और जो स्लो होगा वो क्या होगा, हमेशा ही किसी रिएक्शन में अगर दो स्टेप हो रहे हैं, एक तो स्लो स्टेप एक है फास्ट स्टेप, तो उसको दर निर्धारक पद उसको बोला जाता है जो क्या हो, स्लो हो। जो पद क्या हो, स्लो हो, उसको क्या बोला जाता है, RDS या दर निर्धारक पद। अपन ने काइनेटिक्स में पढ़ते हैं अपन जो रेट है, रेट या दर वो किसके समानुपाती होती है, स्लो स्टेप या दर निर्धारक पद की। जो दर निर्धारक पद है उसमें जो क्रिया कारक है, क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो रेट किस पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे क्रिया कारकों की सांद्रता पे डिपेंड करेगी। क्रिया कारक यहाँ पे क्या है, जब ये स्टेप योगात्मक पद है, क्या है, स्लो स्टेप है, तो इसमें रिएक्टेंट या क्रिया कारक कौन से हैं, ये दो, एक तो एसिड व्युत्पन्न या एसिड डेरिवेटिव और एक न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे भी क्या होगा, रेट किस पे डिपेंड करेगी, रेट समानुपाती किसके होगी, एक तो एसिड डेरिवेटिव RC डबल बॉन्ड O, इसकी कंसंट्रेशन क्रिया कारक ये है, इसकी कंसंट्रेशन, और यहाँ पे और क्या है क्रिया कारक, न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। अब बात मैं बता रहा था ये 2, इस 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कोटि, ऑर्डर यानी कोटि, अभिक्रिया की कोटि। कोटि का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर। जब दर ने क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती बताई जाती है काइनेटिक्स में, तो उन क्रिया कारकों की सांद्रता की जो पावर है, पावर का मतलब यहाँ पे एक पावर है, अपने उससे और निकलने की जरूरत नहीं है इतनी। यहाँ पे जो क्रिया कारकों की सांद्रता के ऊपर जो घात लगी होती है उनका जोड़ क्या होती है, ऑर्डर क्या होती है। तो जिन बातों पे दर डिपेंड करेगी, उन क्रिया कारकों की सांद्रता के ऊपर जो पावर होती है, उन पावर का योग क्या कहलाती है, 1 + 1, मतलब क्या हो गया 42। तो 2 सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करिए। 2 का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक्स सेकेंड ऑर्डर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को ये शो करिए। किस तरीके से, योगात्मक पद क्या है, स्लो स्टेप है, जिसने क्या किया, दर निर्धारक पद है, ये क्या कर रहा है, इसमें एज ए क्रिया कारक दो काम में आ रहे हैं, जिसमें दर भी किस पे डिपेंड कर रही है, क्रिया कारकों की सांद्रता, और उनकी जो पावर है वो क्या कहलाती है, कोटि। तो इस तरीके से एसिड और एसिड जो व्युत्पन्न या एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू अपनी प्रोसेस पूरी करते हैं, SN2AE मैकेनिज्म शो करते हैं। अपन इसको मैकेनिज्म से देख लिया। अब इसके बाद अपन बात करेंगे रिलेटिव, अपन क्रियाशीलता देखते हैं एसिड डेरिवेटिव्स की। अब अपन बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स, या मैं कुछ ऐसे एग्जांपल लूंगा जिनको अपन एक दूसरे को कोरिलेट करके एक दूसरे के सापेक्ष उनकी क्रियाशीलता को चेक करेंगे। तो मैं कुछ एसिड डेरिवेटिव्स के कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। एसिड डेरिवेटिव के कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैंने एग्जांपल लिया RC डबल बॉन्ड O, और ये मैंने लिया हेलोजन X यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे BrClI। ठीक, एक मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे एनहाइड्राइड का, और ये क्या है, एसिड हेलाइड।
उसके बाद मैंने एग्जांपल लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। ये क्या है? एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ये मैंने एग्जांपल लिया। ये भी क्या है? ये दोनों क्या है? एसिड डेरिवेटिव। उसके बाद मैं बात करता हूं एस्टर की। उसके बाद मैं बात करता हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। ये क्या है? एस्टर। और ये क्या है? एमाइड। तो अपन बात कर रहे हैं रिलेटिव, इसकी रिएक्टिविटी या रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि एसिड डेरिवेटिव्स हैं, एसिड डेरिवेटिव्स वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इनकी नेचर क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। तो मैंने 4 एग्जांपल लिए, एसिड हैलाइड्स, एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड। तो ये बोला जाता है कि इन एसिड डेरिवेटिव्स में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो अपन SN2A मैकेनिज्म देखी थी, उसमें सबसे ज्यादा जो क्रियाशीलता होती है वो किसकी होती है? एसिड हैलाइड्स की। उसके बाद एनहाइड्राइड की, उसके बाद एस्टर की, और सबसे कम किसकी होती है? एमाइड्स की। तो ये बोला जाता है कि SN2A मैकेनिज्म सबसे ज्यादा अगर बात करें तो अम्लीय उत्पन्न में किसकी सबसे ज्यादा होती है? एसिड हैलाइड्स की सबसे ज्यादा, उसके बाद एनहाइड्राइड, उसके बाद एस्टर, उसके बाद एमाइड। ये क्यों होता है इसकी थोड़ी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो जब भी एक स्टेटमेंट आता है कि जब भी अपन क्रियाशीलता की बात करेंगे तो हेलोजन हमेशा ही कौन सा प्रभाव शो करेगा? -I। तो मैंने कहा जब भी क्रियाशीलता की बात आती है तो हेलोजन हमेशा ही कौन सा प्रभाव शो करेगा? यहाँ पे -I। किसी भी तरीके की कोई भी रिएक्शन हो जिसके अंदर कंपैरेटिवली अपन क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो वो हेलोजन्स में क्या आता है? एक एक्सेप्शन, या हमेशा ही वो क्या देते हैं? -I इफेक्ट शो करेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूं इसमें एनहाइड्राइड में। एनहाइड्राइड में इस ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। यहाँ पे भी क्या है? इस OR ग्रुप में क्या है? लोन पेयर। O के पास लोन पेयर, यहाँ पे नाइट्रोजन पे भी क्या है? लोन पेयर। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे इसकी रिलेटिव जो क्रियाशीलता की ऑर्डर इस तरीके का क्यों आया। तो मैं एक बात कहता हूं कि अगर किसी एसिड व्युत्पन्न की इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन स्नेहिता। किसी भी अम्लीय व्युत्पन्न की अगर स्नेहिता, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता ज्यादा होगी, ज्यादा है, तो उसकी क्या होगी? SN2A मैकेनिज्म शो करने की क्या होगी? टेंडेंसी ज्यादा होगी। SN2A मैकेनिज्म, या मैं ऐसे बोलूं कि SN2A मैकेनिज्म अगर कोई शो करेगा तो उसके लिए रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। इन चारों में अपन इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी होगी और कहां से अपन इलेक्ट्रोफिलिसिटी साइट का पता करेंगे? तो इलेक्ट्रोफिलिसाइट इसमें कौन सी है? ये कार्बन। यहाँ पे भी ये कार्बन और ये कार्बन कौन सा भी हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक। ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक और ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक। अब मैं बात करूं अगर हेलोजन -I प्रभाव शो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये जो हेलोजन अपनी तरफ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट कर लेगा, जिसके कारण पहले से ये कार्बन इसकी नेचर क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक। ये जो पहले से जो कार्बन है ये इसकी नेचर क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक। तो -I प्रभाव के कारण इस इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जिसके कारण ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाने का मतलब क्या हो गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। अब मैं बात करता हूं एनहाइड्राइड में। एनहाइड्राइड में क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, या तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है? ये लोन पेयर यहाँ गिर जाए, इसके बाद इस ऑक्सीजन के बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए। ये एक तो पॉसिबिलिटी रेजोनेंस की ये है,
और एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये ऑक्सीजन का लोन पेयर या तो इधर जाए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। तो यहाँ पे रेजोनेंस की दो पॉसिबिलिटीज हैं कि एक तो लोन पेयर इस साइड भी जा सकता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे, और एक रेजोनेंस क्या करे, इस साइड में इलेक्ट्रॉन जाने से रेजोनेंस हो सके। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी थी, इस रेजोनेंस से पहले जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी थी वो क्या होगी, रेजोनेंस मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। एक तो रेजोनेंस होता है +r, एक होता है -r। ये अपन रेजोनेंस में कंपैरेटिवली अपन इसका स्टडी कर लेंगे। अभी अपने को क्या देखना है, ये जो ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन देने से रेजोनेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, +r इफेक्ट। +r शो करेगा, यानी रेजोनेंस या तो इधर भी हो सकता है या रेजोनेंस इधर भी हो सकता है। अगर इस ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट मैंने रेड कलर में दिखा रखी है, अगर ये इधर से इलेक्ट्रॉन आए तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर देंगे, ये थोड़ा कम कर देंगे। तो कंपैरेटिवली इन दोनों में मैं कंपैरेटिवली बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी थोड़ी इसके कंपैरेटिवली कम है। कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ये इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली अगर मैं दोनों की बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी थोड़ी कम है, इतनी नहीं है जितनी यहाँ पे थी। थोड़ी क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ी इसमें इस +r प्रभाव की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी थी, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स, थोड़े इलेक्ट्रॉन पार्शियल डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, यहाँ पे ये जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गए, जिसके कारण इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है कंपेरेटिवली इसके कम हो गई। इसी तरीके से मैं बात करूं इन दोनों की, एनहाइड्राइड और एस्टर में, तो यहाँ पे तो क्या था, पॉसिबिलिटी थी कि रेजोनेंस इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी थी, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, दो तरीके से यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता था। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पे परमानेंटली पता चल रहा है कि ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसमें जो अपने को पता चल रहा है कि ये +r तो है, क्योंकि रेजोनेंस दे रहा है और इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, +r तो है, +r तो कंफर्म है। तो इसमें ये नहीं है कि पॉसिबिलिटी बढ़ रही है कि इधर भी रेजोनेंस हो जाए, इधर भी रेजोनेंस हो जाए। तो रेजोनेंस एक ही साइड हो रहा है, वो कौन सी साइड हो रहा है, लेफ्ट साइड में हो रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीटली जो इसकी इन दोनों की बात करें कंपेरेटिवली, इस कार्बन की जो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने से इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है और भी कंपेरेटिवली इसके कम हो जाएगी। यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी और भी थोड़ी इसके कंपैरेटिवली और भी कम हो जाएगी। कम क्यों होगी, क्या यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी थी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में रेजोनेंस होने से थोड़ा क्या हो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे कम प्रभाव पड़ता, और यहाँ पे क्या है, परमानेंटली एक साइड में रेजोनेंस होने से यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कंपैरेटिवली इसके थोड़ी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं एमाइड में। एमाइड में क्या होता है कि रेजोनेंस प्रभाव, रेजोनेंस होता है वो ज्यादा किसका होता है, जो +r रेजोनेंस इफेक्ट की अपन रेजोनेंस में बात करेंगे कि OH और NH2 में NH2 ग्रुप का +r प्रभाव ज्यादा होता है और OR ग्रुप का उससे थोड़ा कम होता है। ये अपन रेजोनेंस में बात करेंगे। अभी तक अपने को इतना याद रखना है कि NH2 ग्रुप का रेजोनेंस ज्यादा होता है, +r इफेक्ट, ये +r इफेक्ट ज्यादा शो करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। तो NH2 ग्रुप का +r ज्यादा होने से, ज्यादा रेजोनेंस होने से, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट वाले कार्बन पर आने से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली इसमें बात करूं तो इससे भी कंपैरेटिवली और भी कम हो जाएगी। तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और भी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे NH2 का +r रेजोनेंस इफेक्ट, +r अनुनाद प्रभाव NH2 का ज्यादा होता है। तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे इलेक्ट्रॉन इधर से रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन आने से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और भी कम हो गई। अब कंपैरेटिवली अपने देखा कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो किसकी है, एसिड हैलाइड्स की, उसके बाद किसकी है, एनहाइड्राइड, उसके बाद एस्टर की, उसके बाद एमाइड की। तो अपन मैं कह सकता हूं जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है उसकी SN2AE मैकेनिज्म शो करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो SN2AE की मैकेनिज्म के थ्रू इसका ऑर्डर देखूं, SN2AE
मैकेनिज्म के थ्रू अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा किसकी है, इस एसिड हैलाइड की। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एसिड हैलाइड, उसके बाद एनहाइड्राइड, उसके बाद एस्टर, और उसके बाद क्या होगा, एमाइड। तो ये क्या हो गया, जो ऑर्डर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी का था वही ऑर्डर किसका हो जाएगा, SN2A मैकेनिज्म शो करने का हो जाएगा। तो ये अपन ने बात की एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स की। कौन सी रिएक्शन देंगे, कौन सी मैकेनिज्म देखें, ये अपन ने कंपैरेटिवली इनमें बात कर ली। अब हम कुछ और भी एग्जांपल ऐसे ही कंपैरेटिवली बात कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, नॉर्मल कॉमन एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, अपने को देखनी है SN2A मैकेनिज्म किसकी ज्यादा होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया RC डबल बॉन्ड O, फ्लोरीन जोड़ दिया एक बार मैंने, RC डबल बॉन्ड O, क्लोरीन जोड़ दिया, RC डबल बॉन्ड O, ब्रोमीन जोड़ दिया, और एक बार मैंने क्या जोड़ दिया, I जोड़ दिया। कंपैरेटिवली इसमें आपको पूछ ले कि कौन सी सबसे ज्यादा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ज्यादा होगी, मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी इसमें ज्यादा देगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सा ज्यादा देगा। तो मैंने क्या कहा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरत है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता जिसकी ज्यादा होगी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली देगा। तो इन दिनों में मैं बात करूं FCl, Br और I, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मैंने क्या कहा था, जब भी अपन क्रियाशीलता की बात करें तो हैलोजन हमेशा ही कौन सा इफेक्ट देंगे, -I, 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 -I और -I। इनमें कंपैरेटिवली बात करूं तो -I सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ये किसका ऑर्डर हो गया, -I इफेक्ट का। ये कंपैरेटिवली अपने बात की। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखनी है तो जिसमें सबसे ज्यादा -I सबसे ज्यादा किसमें, फ्लोरीन में। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होने से इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी होगी, RCOF की, उसके बाद RCOCl की, और उसके बाद किसकी होगी, RCOBr, उसके बाद RCOI। तो ये कंपैरेटिवली अपन ने बात की कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी है, RCOF, या मैं बात करूं इसको एसिड फ्लोराइड की, जिसके कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी सबसे ज्यादा इसी की होगी। अब अपन ये तो बात हो गई नॉर्मल अपनी एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स की, उनकी रिएक्शंस की अपन ने बात की। एग्जांपल भी समझ लिए अपने, इजीली समझ में, उम्मीद कर रहा हूँ इजीली समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अपन कुछ ऐसी रिएक्शंस और भी हैं जिसकी अपन बात करेंगे कि वो कौन कौन सी रिएक्शन है जिसमें एल्कोहल की क्रियाशीलता अपन OH बॉन्ड के आधार पर देखेंगे। उनकी मैं बात करता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ कि जो अपनी रिएक्शन थी थर्ड जो रिएक्शन वो अपनी आएगी आगे, वो पढ़ेंगे अपन कौन सी, एसाइलीकरण। और फोर्थ जो रिएक्शन रहेगी अपनी वो रहेगी बेंजोइलेशन, और फिफ्थ जो रिएक्शन रहेगी वो रहेगी टोसाइलेशन। सिक्स्थ जो रिएक्शन रहेगी वो रहेगी ब्रोसाइलेशन, और सेवंथ जो रिएक्शन रहेगी अपनी मिसाइलेशन। ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें एल्कोहल की क्रियाशीलता अपन किस बेस पे देखेंगे, किसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, OH बॉन्ड के आधार पर।
OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर इनमें अपन ये अभी देखना बाकी है कि OH बॉन्ड ब्रेकिंग होने से एल्कोहल की क्रियाशीलता इनमें किस तरीके से देखी जाएगी। तो इनकी चर्चा हम कल करेंगे, कल वाले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए जितना आप लोगों को पढ़ाया है उसको अपन अपने बार बार रिवाइज करते जाइए, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। तो आगे का जो कंटेंट है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।